गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का त्यागपत्र इसलिए अप्रत्याशित है क्योंकि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कहीं कोई व्यापक चर्चा नहीं थी। स्पष्ट है कि आम जनता ही नहीं, भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए भी यह समझना कठिन होगा कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि विजय रूपाणी को इस्तीफ़ा देने के लिए विवश होना पड़ा। यह सवाल इसलिए और भी सिर उठाए हुए है क्योंकि विधानसभा चुनाव में करीब 15 महीने की ही देर है। नए मुख्यमंत्री के लिए इतने कम समय में सब कुछ अपने अनुकूल कर पाना आसान नहीं होगा। इसका लाभ विपक्ष उठा सकता है। वैसे भी जब चुनाव से कुछ समय पहले किसी राज्य में मुख्यमंत्री को बदला जाता है तो विपक्ष को यही संदेश जाता है कि मौजूदा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनावी जीत हासिल करना कठिन था। क्या गुजरात में ऐसा ही कुछ था? पता नहीं विजय रूपाणी की विदाई किन कारणों से हुई, लेकिन माना यही जाएगा कि भाजपा उनके मुख्यमंत्री रहते फिर से सत्ता में लौटने की संभावनाएं नहीं देख रही थी। अच्छा होता कि भाजपा नेतृत्व गुजरात के बारे में समय रहते आकलन करता। ऐसा लगता है कि इसमें चूक हो रही है क्योंकि गुजरात से पहले भाजपा ने उत्तराखंड और कर्नाटक में भी मुख्यमंत्री बदले थे। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन का कारण यह बताया गया था कि मुख्यमंत्री का विधानसभा सदस्य बनना मुश्किल था, लेकिन यह कोई ऐसा कारण नहीं था जिससे भाजपा नेतृत्व अवगत न हो। यह तो सामान्य सी बात थी कि सांसद से मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत को 6 माह के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना होगा। जहां तक कर्नाटक की बात है तो वहां भी नेतृत्व परिवर्तन का कारण कोई बहुत अधिक स्पष्ट नहीं था। गुजरात में भी ऐसा ही है। भले ही विजय रूपाणी ने इस्तीफ़ा देने के बाद यह कहा हो कि भाजपा में यह परंपरा रही है कि कार्यकर्ताओं के दायित्व बदलते रहते हैं, लेकिन इसकी कोई वजह तो होनी ही चाहिए। कहीं असली वजह यह तो नहीं कि विजय रूपाणी गुजरात के जातीय समीकरणों को साधने में कामयाब होते नहीं दिख रहे थे। इसके साथ ही एक कारण यह भी गिनाया जा रहा है कि उनकी राज्य भाजपा अध्यक्ष से नहीं बन रही थी। यदि वाकई ऐसा कुछ था तो फिर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व क्या कर रहा था? क्या वह बीच बचाव करने में समर्थ नहीं था? जो भी हो, कम से कम नए मुख्यमंत्री का चयन ठोक बजाकर किया जाए। बेहतर यह होगा कि जिस नेता को अधिसंख्य विधायकों का समर्थन वास्तव में हासिल हो उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके साथ ही उसकी छवि और कार्यशैली भी देखी जानी चाहिए। यह हर साल की बात है। प्रदेश सरकार सितंबर माह के मध्य में एक आदेश जारी करती है। बारिश में क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त कराया जाए, गड्ढा मुक्त बनाया जाए। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। गांव से लेकर नगर तक की सड़कों पर 15 नवंबर के बाद गड्ढा नज़र न आए, इसका लक्ष्य दिया गया है। यह एक ऐसा लक्ष्य है जो हर साल कई प्रश्न खड़ा करता है
और कभी 100% पूरा नहीं होता। सामने विधानसभा चुनाव हैं, इसके दृष्टिगत आस है कि प्रदेश सरकार इस बार अभियान की गहन निगरानी करेगी और लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करेगी। अन्यथा होता यही रहा है कि नगरों को जोड़ने वाली सड़कें, जिन पर नेता, मंत्री और अफसरों का बराबर आना जाना रहता है, उन्हें तो गड्ढा मुक्त करा दिया जाता है, लेकिन गांवों को जोड़ने वाली सड़कें बदहाली लिए सितंबर नवंबर का इंतजार करती रहती हैं। निर्माण या जीर्णोद्धार के लिए जिम्मेदार विभाग और कार्यकारी संस्थाएं सजग हो जाएं, तो सड़क के साथ सरकार के खजाने की सेहत भी दुरुस्त होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर अक्सर देखा जाता है कि छोटे क्षतिग्रस्त हिस्से को भी तत्काल दुरुस्त करा दिया जाता है, लेकिन लोक निर्माण या अन्य विभागों द्वारा निर्मित सड़कों की निगरानी या देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। सड़क इंच से उखड़ती है और फीट होते हुए मीटर, किलोमीटर में बदहाल हो जाती है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जिन सड़कों का नवंबर में जीर्णोद्धार कराया जाता है, उनमें अधिकांश की शक्ल 2-3 माह में बिगड़ने लगती है। यह स्थिति निर्माण में गुणवत्ता पर प्रश्न खड़े करती है। सरकार को सड़कों की सेहत सुधारने के साथ साथ जिम्मेदार विभागों और कार्यदायी संस्थाओं की कार्यशैली को भी सुधारने की आवश्यकता है। जब तक अभियान के सर्वांगीण आच्छादन और गुणवत्ता के मानकों का अनुपालन नहीं होगा, अच्छे बुरे की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की जाएगी, स्थिति में सुधार की संभावना सर्वदा क्षीण रहा करेगी। सरकार को इस बात पर भी गौर करना होगा कि 1 साल की तरह से दिशा निर्देश के जारी होने के बावजूद स्थिति यथावत रहती है, तो लोगों का भरोसा भी क्षीण होगा और यह किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा।